हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग से समझा राधे राधे। मैं प्रिंस कुमार करंट अफेयर विद प्रिंस कुमार श्रृंखला में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी 94 और SC पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि हम लोगों ने ये करंट अफेयर्स की श्रृंखला PCS और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए शुरू की है और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। क्या कुछ है खास आज के करंट अफेयर्स में, ये देखने से पहले इस मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं वीडियो की। कि सफलता परिश्रम करने वालों पे जान उठाती है, सफलता परिश्रम करने वालों पे जान उठाती है और बहाने करने वाले को लात मार के बाहर भगा देती है। सफलता परिश्रम करने वालों का जान उठाती है और बहाने करने वाले को ठोकर मारती है। ठीक है, तो तय आपको करना है कि आप परिश्रम करेंगे कि बहाने बनाएंगे। अगर परिश्रम करेंगे तो सफलता आपके पास आएगी और अगर बहाने बनाएंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपसे दूर जाएगी, यानी सफलता आपको ठोकर मार के गिरा देगी और छोड़ के चली जाएगी। तो देखते हैं क्या कुछ है खास आज के करंट अफेयर्स में। क्या पहले प्रश्नों को देख लेते हैं। जीमैक्स 24 युद्धाभ्यास किन देशों के बीच होता है? दुनिया की सबसे लंबी साइकिल का क्या नाम है? भारतीय सेना के नया चीफ किसे नियुक्त किया गया है? किस देश में आग दुर्घटना के कारण 40 भारतीयों को जान गंवानी पड़ी? बिल गेट्स की आत्मकथा का क्या नाम होगा? मोदी सरकार 3.0 में शपथ लेने वाले मंत्रियों की संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया जाता है? बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हीर ब्रांड नेकर कप चैलेंज के विजेता कौन है? ठीक है, नाता प्रथा का संबंध किन राज्यों से है? नाता प्रथा का संबंध किन राज्यों से है? तो दोस्तों इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। इनके साथ साथ बहुत अन्य महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, उन्हें भी आप नोट करना ना भूलिएगा। देखते हैं क्या कुछ है खास इनके उत्तर को। जीमैक्स 24 युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? तो जीमैक्स जैसा कि आपको जानते हैं जे और आई। जे से होता है जापान, जे से क्या होता है? जापान। जे से क्या है? जापान। आई से क्या है? इंडिया यानी भारत। जापान और भारत, जापान और भारत यानी जापान और इंडिया के बीच में ये युद्धाभ्यास होता है। जापान और इंडिया के बीच यानी जापान और भारत के बीच जीमैक्स युद्धाभ्यास होता है। जीमैक्स युद्धाभ्यास की शुरुआत होती है 2012 से। कब से शुरुआत होती है? 2012 से। कब शुरुआत होती है? 2012 से। इस जो युद्धाभ्यास हो रहा है ये 8वां है। कौन सा है? 8वें नंबर का है। किस नंबर का है? 8वें नंबर का है। यानी जीमैक्स 2024 युद्धाभ्यास किस नंबर का है? तो ये 8वें नंबर का है। किस नंबर का है? जब दोस्तों याद रखिएगा 8वें नंबर का है। और ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है जापान के ये हो रहा है जापान के कहाँ पे हो रहा है? योकोसुका। जापान के योकोसुका में। कहाँ हो रहा है? जापान के योकोसुका में। जापान के योकोसुका में हो रहा है। जापान के योकोसुका में हो रहा है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है जापान में 4 जो महत्वपूर्ण देश हैं, होन्शु, होकाइडो, क्यूशु, शिकोकू। होन्शु, होकाइडो, क्यूशु, शिकोकू, ये उनके द्वीपों का बड़े छोटे के आकार में जो घटता हुआ क्रम है वो है होन्शु, होकाइडो, क्यूशु, शिकोकू। होन्शु, होकाइडो, क्यूशु और शिकोकू। सबसे बड़ा है होन्शु, दूसरे नंबर पर होकाइडो, तीसरे नंबर पर क्यूशु और चौथे नंबर पर शिकोकू। ठीक है, शिकोकू सबसे छोटा है सर, शिकोकू सबसे छोटा है। अगर उत्तर से दक्षिण क्रम इनका देखें तो इनका दक्षिण से क्रम, उत्तर से दक्षिण क्रम है होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू। अगर उत्तर से दक्षिण देखेंगे होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, क्यूशु। ठीक है, शिकोकू और क्यूशु। ठीक है, ऐसे है होन्शु, यहाँ है होन्शु। कौन सा है? होन्शु। फिर है उसके नीचे होकाइडो। कौन सा है? होन्शु के नीचे क्या है? होकाइडो। होन्शु, होकाइडो। फिर उसके नीचे क्या है? शिकोकू। कौन सा है? शिकोकू। और फिर क्यूशु। कौन सा है? क्यूशु। तो होन्शु, होकाइडो, शिकोकू, क्यूशु इनका उत्तर से दक्षिण क्रम है। अगर बड़े से छोटा क्रम पूछे तो सबसे ऊपर है होकाइडो। सबसे ऊपर क्या है? होकाइडो है। उत्तर से दक्षिण क्रम अगर देखेंगे तो होकाइडो है सबसे ऊपर। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। होन्शु, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु इनका उत्तर से दक्षिण क्रम है। और अगर बड़े से छोटा क्रम पूछे तो बड़े पे आता है सबसे पहले बड़े पे आएगा कौन सा? 1 नंबर पे है कौन सा? होन्शु। दूसरे नंबर पे है होकाइडो। तीसरे नंबर पे है शिकोकू। चौथे नंबर पे क्या है? क्यूशु। चौथे नंबर पे शिकोकू है। चौथे नंबर पे क्या है? शिकोकू है। तीसरे नंबर पे क्या है? क्यूशु है। यानी अगर उत्तर से दक्षिण क्रम पूछे, क्या पूछे? उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ। अगर नॉर्थ टू साउथ पूछेगा तो ये आप क्रम याद रखिएगा, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। और छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा क्रम पूछे। कैसे पूछे?
बड़े से छोटा, बड़े से छोटा क्रम पूछे, आप ये याद रखिएगा क्या, होन्शु, होकाइडो, क्यूशु और शिकोकू। अगर उत्तर से दक्षिण क्रम पूछे तो होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु याद रखिएगा, होकाइडो, होन्शु और शिकोकू और क्यूशु याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, भारत और जापान के बीच युद्धाभ्यास और कौन कौन से होता है, धर्म गार्जियन होता है। भारत और जापान के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है, धर्म गार्जियन होता है। कौन सा होता है और कौन सा युद्धाभ्यास होता है, धर्म गार्जियन होता है। ठीक, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है। मालाबार, मालाबार होता है जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल होते हैं। मालाबार होता है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका 4 देश शामिल हैं। ठीक है, यानी क्वाड कंट्रीज में शामिल है, क्वाड कंट्री शामिल है। ठीक है, जापान जिसकी राजधानी है टोक्यो, जापान जिसकी राजधानी क्या है, टोक्यो। टोक्यो किस द्वीप पर है, होन्शु पे है। टोक्यो किस द्वीप पर है, होन्शु पे है। टोक्यो में होन्शु पे ही कांटो का मैदान है। कौन सा मैदान है, कांटो का मैदान। फिर जो नागासाकी और हिरोशिमा है वो कहाँ पे है, तो नागासाकी और हिरोशिमा क्यूशु द्वीप और शिकोकू द्वीप के पास में है, जिस पर अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्रमशः लिटिल बम और फैट मैन, लिटिल बम और फैट मैन नाम से 2 परमाणु बम गिराए गए थे 6 अगस्त और 9 अगस्त को। उसके बाद 15 अगस्त 1945 को जापान के सरेंडर के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। यानी 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को 2 परमाणु बम नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराए गए थे। हिरोशिमा पे 6 अगस्त को गिराया गया और नागासाकी पे 9 अगस्त को गिराया गया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे लंबी साइकिल का क्या नाम है। दुनिया की सबसे लंबी साइकिल का नाम है दुनिया की सबसे लंबी साइकिल का नाम है स्टार बाइक। क्या नाम है, स्टार बाइक। दुनिया की सबसे लंबी साइकिल का नाम है स्टार बाइक। क्या नाम है, स्टार बाइक। इस स्टार बाइक की लंबाई जो है वो 25 फीट है। कितनी है, 25 फीट 5 इंच। कितनी है, 25 फीट 5 इंच है। स्टार बाइक की लंबाई कितनी है, 25 फीट 5 इंच है। ये कहाँ पे बनाई गई, ये बनाई गई फ्रांस में। कहाँ बनाई गई, फ्रांस। कहाँ बनाई गई, फ्रांस। जी हाँ दोस्तों, जिसकी राजधानी क्या है, पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। पेरिस किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। यहाँ बोर्डो और शैंपेन जो शराब उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान माने जाते हैं, शैंपेन और बोर्डो दो क्या है, शराब उद्योग के लिए क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। टुलूज क्या है, वायुयान उद्योग के लिए है। यहीं पर है टुलूज। कौन सा है, टुलूज। टुलूज किसके लिए है, वायुयान उद्योग के लिए माना जाता है। ठीक है, टुलूज वायुयान उद्योग के लिए, बोर्डो और शैंपेन, बोर्डो और शैंपेन, बोर्डो और शैंपेन किसके लिए, शराब उद्योग के लिए। किसके लिए, शराब उद्योग के लिए। याद रखिएगा दोनों फ्रांस में ही है। कहाँ पे है, फ्रांस में। दुनिया की सबसे लंबी साइकिल का क्या नाम है, स्टार बाइक है। इसे बनाने वाले कौन है, तो निकोलस बेरियाज है। कौन है, निकोलस बेरियाज। बनाने वाले कौन है, बनाने वाले कौन है, बनाने वाले हैं निकोलस बेरियाज। निकोलस बेरियाज, निकोलस बेरियाज और डेविड पैरो। कौन बनाने वाले हैं, निकोलस बेरियाज और डेविड पैरो। डेविड पैरो, निकोलस बेरियाज और डेविड पैरो, दो लोगों ने मिलकर इसको बनाया है, फ्रांस में बनाया गया है। स्टार बाइक दुनिया की सबसे लंबी साइकिल है। दुनिया की सबसे लंबी साइकिल, इसकी लंबाई कितनी है, 25 फीट है। जैसा कि कल मैंने बताया था, दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे खोला गया, तो हंगरी में खोला गया। कहाँ खोला गया, हंगरी में खोला गया, जो लगभग 800 मीटर लंबा है। कितना 800 मीटर लंबा है। ठीक है, आज हमने देखा कि दुनिया की सबसे लंबी साइकिल का क्या नाम है, स्टार बाइक है। दुनिया की सबसे लंबी साइकिल का क्या नाम है, स्टार बाइक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय सेना का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया, भारतीय सेना का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया, तो ये किसका स्थान लेंगे, मनोज मुकुंद नरवणे का स्थान लेंगे। ठीक है, किसका स्थान लेंगे, मनोज मुकुंद नरवणे का स्थान लेंगे। ठीक, तो किस नया सेना प्रमुख किसे बनाया गया, उपेंद्र द्विवेदी को। किसे बनाया गया, उपेंद्र द्विवेदी को। किसे बनाया गया, उपेंद्र द्विवेदी को। यानी भारतीय सेना का नया चीफ किसे बनाया गया, उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया। भारतीय सेना, आपको कल कोड बताया था हमने, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो जवान जोड़ 1584 बताया था कोड 1584। ज से भारतीय सेना दिवस, वायुसेना दिवस, नौसेना दिवस। ठीक, न से है नौसेना दिवस, वा से है वायुसेना दिवस, जो से है जनवरी 15 जनवरी को मनाया गया। 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस और 4 दिसंबर को मनाया जाता है क्या, नौसेना दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, नौसेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जवान जोड़ कोड याद रखेंगे तो भारतीय सेना से संबंधित ये प्रश्न आराम से हो जाएंगे। ठीक है,
भारतीय सेना से संबंधित प्रश्न आपके बहुत ही आसानी से हल हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश में आग दुर्घटना के कारण, ठीक है, किस देश में आग दुर्घटना के कारण 40 भारतीयों को जान गंवानी पड़ी? किस देश में आग दुर्घटना के कारण 40 भारतीयों को जान गंवानी पड़ी? तो किस देश में गंवानी पड़ी? वो है कुवैत। कहाँ है? कुवैत। कुवैत, कुवैत में एक बिल्डिंग में, बहुत मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई, जिसकी वजह से 40 भारतीयों को जान गंवानी पड़ी। 50 से अधिक भारतीय क्या है? घायल है। 50 से अधिक भारतीय क्या है? घायल है। 50 से अधिक भारतीय घायल है और उसमें 40 से अधिक भारतीयों की जान गंवानी पड़ी है। और भारत सरकार इस पे हाई लेवल एक मीटिंग कर रही है, जिसमें इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले भारतीयों के परिवारजनों को उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। 2-2 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। कुवैत, आपको पता है कुवैत जो पश्चिम एशिया देश है, पश्चिम एशिया के देश में जो सऊदी अरब है, फिर यूएई है, उसी के पास में कुवैत है। ओमान, सऊदी अरब, कुवैत, ठीक, कतर, कुवैत ना, ईरान, ये सब आसपास के देश हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिल गेट्स की आत्मकथा का क्या नाम होगा? जैसा कि दोस्तों अभी कल बिल गेट्स ने घोषणा की कि उनकी आत्मकथा का नाम होगा सोर्स कोड। क्या नाम होगा? सोर्स कोड। सोर्स कोड, क्या नाम होगा? सोर्स कोड नाम होगा उनकी आत्मकथा का। ये आत्मकथा प्रकाशित होगी 2025 में। कब प्रकाशित होगी? 2025 में ये आत्मकथा प्रकाशित होगी। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है कौन? बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है बिल गेट्स। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दुनिया भर में बहुत से जो मानवाधिकार से संरक्षण से संबंधित हो, या बच्चों के विकास से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, बहुत से संबंधित कार्य चैरिटी के रूप में किए जा रहे हैं। बहुत से कार्य चैरिटी के रूप में किए जा रहे हैं। इन्हीं कार्यों को जो अपने जीवन के आरंभिक संघर्ष से, उन आरंभिक संघर्ष को लेके अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं। आरंभिक संघर्षों के बारे में अपनी आत्मकथा लिखेंगे, जिसका नाम होगा सोर्स कोड। क्या नाम होगा? सोर्स कोड। और ये कब प्रकाशित होगी? 2025 में प्रकाशित होगी। कब प्रकाशित होगी? 2025 में प्रकाशित होगी। कुछ और आत्मकथा के बारे में देख लेते हैं, कुछ और पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं जो आई थी हाल में। नाइफ, सलमान रश्दी की पुस्तक है। सलमान रुश्दी, ठीक है, सलमान रुश्दी की पुस्तक है। ये अमेरिका में रहते हैं। इनके ऊपर हाल ही में चाकू से हमला हुआ था। चाकू से हमले के बाद जब ये बचे हैं तो उसके बाद उन्होंने पुस्तक लिखी नाइफ। क्या पुस्तक लिखी? नाइफ लिखी। क्या पुस्तक लिखी? नाइफ। और शेन वाटसन ने एक पुस्तक लिखी, द विनर्स माइंडसेट। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक किसने लिखी? शेन वाटसन ने, जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। ठीक है, शेन वाटसन ने कौन सी पुस्तक लिखी? शेन वाटसन लिखी द विनर्स माइंडसेट। पुस्तक का नाम है द विनर्स माइंडसेट। यानी शेन वाटसन जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है, 600 सर्टिफिकेट लेने के रिकॉर्ड इनके नाम रहा है। 600 सर्टिफिकेट लेने का रिकॉर्ड इनके नाम रहा है। सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड मुखैया मुरलीधरन श्रीलंका के खिलाड़ी के नाम रहा है। ठीक है, तो शेन वाटसन ने पुस्तक लिखी क्या? द विनर्स माइंडसेट। श्रीलंका के शेन वाटसन के द्वारा पुस्तक लिखी गई द विनर्स माइंडसेट। फिर अगली पुस्तक है द कॉन्स्पिरेसी किसके द्वारा लिखी गई? गोटबाया राजपक्षे के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? गोटबाया राजपक्षे के द्वारा लिखी गई द कॉन्स्पिरेसी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? गोटबाया राजपक्षे, जो कि श्रीलंका के नेता है, श्रीलंका के राष्ट्रपति भी रहे। ठीक है, अगली पुस्तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सैम पित्रोदा। किसके द्वारा लिखी गई? सैम पित्रोदा। आपको पता है सैम पित्रोदा के बारे में? सैम पित्रोदा ने पुस्तक लिखी द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। कौन सी पुस्तक लिखी? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक लिखी। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी हाल की जो पुस्तकें आई इनके बारे में आपको बता दिया। फिर महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि बिल गेट्स की आत्मकथा का क्या नाम होगा? तो सोर्स कोड। बिल गेट्स की आत्मकथा का क्या नाम होगा? सोर्स कोड होगा। नई पुस्तक लिखी गई सलमान रश्दी के द्वारा, जैसा कि आपको बताया कि अभी इनके ऊपर न्यूयॉर्क में हमला हुआ था और उस हमले से उबरने के बाद इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है नाइफ। क्या नाम है? नाइफ। फिर अगली पुस्तक है द विनर्स माइंडसेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? शेन वाटसन के द्वारा लिखी गई। द कॉन्स्पिरेसी गोटबाया राजपक्षे के द्वारा लिखी गई। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? सैम पित्रोदा के द्वारा लिखी गई। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसके द्वारा लिखी गई? सैम पित्रोदा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मोदी सरकार 3.0 में शपथ लेने वाले मंत्रियों की संख्या कितनी है? मोदी सरकार 3.0 में शपथ लेने वाली मंत्रियों की संख्या कुल कितनी है? तो टोटल 72 लोगों ने शपथ ली। कितने लोगों ने? 72 लोगों ने शपथ ली। कितने लोगों ने शपथ ली? 72 यानी 72 लोगों ने शपथ ली, जिसमें प्रधानमंत्री, इसमें एक प्रधानमंत्री जी हैं, एक कौन है? प्रधानमंत्री प्लस अन्य मंत्री, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न आ चुका है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ना कि मनोनीत किया जाता है, कुछ किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो आर्टिकल 75 के तहत की जाती है। किसके तहत की जाती है? आर्टिकल 75 के तहत की जाती है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह पर ही की जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है नियुक्ति। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वो भी 75 में ही है, लेकिन ये प्रधानमंत्री की सलाह पे होती है। किसकी सलाह पे होती है? प्रधानमंत्री की सलाह पे। अन्य मंत्रियों में कौन कौन आते हैं? अन्य मंत्रियों में आते हैं राज्य मंत्री। कौन आते हैं? राज्य मंत्री। फिर आते हैं स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। और सबसे जो महत्वपूर्ण आता है वो कैबिनेट मंत्री आते हैं। कौन आते हैं? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री, याद रखिएगा, कैबिनेट मंत्री। जो कैबिनेट मंत्री है, ठीक है, यानी प्रधानमंत्री और कैबिनेट से मिलकर बनता है मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री और कैबिनेट से मिलकर क्या बनता है? मंत्रिमंडल बनता है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट से मिलकर क्या बनेगा? प्रधानमंत्री और कैबिनेट, प्रधानमंत्री और कैबिनेट से मिलकर क्या बनेगा? मंत्रिमंडल बनता है। मंत्रिमंडल बनता है। दोस्तों याद रखिएगा, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं पे किया नहीं गया है। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कहीं पे नहीं किया गया। हर जगह पे मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख हुआ है, सिवाय एक अनुच्छेद को छोड़ के, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। मंत्रिमंडल की सिफारिश पे राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, वो भी युद्ध, बाह्य आक्रमण और किसके आधार पे? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर की जाती है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो उसमें मंत्रिमंडल की अनुशंसा की जरूरत होती है। और मंत्रिमंडल की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति क्या करता है? इसे राष्ट्रीय आपात घोषित करता है और उसे 1 महीने के अंदर संसद से पारित हो जाना चाहिए। कितने महीने के अंदर? 1 महीने के अंदर संसद से पारित हो जाना चाहिए। जबकि जो राष्ट्रपति शासन है और जो वित्तीय आपात है, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात को 2 महीने के अंदर संसद से अनुमति ले लेना होगा। यानी सबसे कम समय में, यानी राष्ट्रीय आपात अगर लगाया गया तो 1 महीने के अंदर संसद से अनुमति ले लेनी होगी राष्ट्रपति को कि हमने राष्ट्रीय आपात लगाया है, राष्ट्र के ऊपर खतरा है, युद्ध और बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण। सशस्त्र विद्रोह शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं था। सशस्त्र विद्रोह शब्द को 42वें संविधान संशोधन के बाद लाया गया था। सशस्त्र विद्रोह शब्द का उल्लेख 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था 1976 में। कब लाया गया था? 1976 में लाया गया था, ठीक है। सशस्त्र विद्रोह शब्द का उल्लेख कब लाया गया था? 1976 के बाद, जब आंतरिक अशांति के आधार पे इंदिरा गांधी के द्वारा लगा दिया गया था। क्या? इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पे आपातकाल लगाया गया था। उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार आती है, जनता पार्टी की सरकार के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे उलट दिया जाता है और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर इसका उल्लेख कर दिया जाता है। आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह का उल्लेख किया जाता है, आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया जाता है। आंतरिक अशांति शब्द को क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिलकर क्या बनाते हैं? मंत्रिमंडल बनाते हैं। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिलकर क्या बनाते हैं? मंत्रिमंडल बनाते हैं। लेकिन मंत्री परिषद में सभी आ जाते हैं, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, उप मंत्री, ठीक है, उप मंत्री सभी आ जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री सभी मिलकर क्या बनाते हैं? सभी मिलकर क्या बनाएंगे? सभी मिलकर बनाएंगे मंत्री परिषद। क्या बनाएंगे? मंत्री परिषद बनाएंगे। सभी मिलकर क्या बनाएंगे? मंत्री परिषद बनाएंगे। सभी मिलकर क्या बनाएंगे? मंत्री परिषद बनाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री मिलकर बनाते हैं मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री मिलकर बनाते हैं मंत्रिमंडल। इसमें से कुछ और भी जो महत्वपूर्ण होते हैं उनसे जो बन जाता है वो किचन कैबिनेट हो जाता है। किचन कैबिनेट में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री, ये 4 आमतौर पर शामिल माने जाते हैं। किचन कैबिनेट में 4 आमतौर पर शामिल माने जाते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के साथ विदेश मंत्रालय भी, विदेश मंत्री भी शामिल होते हैं। 4-5 लोगों को मिलकर किचन कैबिनेट, छोटा सा कैबिनेट बनाया जाता है जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण फैसलों पर निर्णय
लेने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था हो जाती है, जो किचन कैबिनेट के रूप में आती है। किचन कैबिनेट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और मुख्यमंत्री ये सब दिए हुए संविधान के अंतर्गत आते हैं और ये शपथ दिलाई जाती है। किचन कैबिनेट की शपथ नहीं दिलाई जाती है और ये शपथ दिलाई जाती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है 9 जून को। कब मनाया जाता है? 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाए जाने की घोषणा कब से होती है? 2007 से। कब से होती है? 2007 से अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाए जाने की घोषणा होती है। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाए जाने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाए जाने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाए जाने की घोषणा कब होती है? 2007 से होती है। 2007 से होती है। और अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह है पेरिस में। कहाँ है? पेरिस यानी फ्रांस में। कहाँ है? पेरिस यानी फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस यानी फ्रांस में। कहाँ पे है? पेरिस यानी फ्रांस में है। अभिलेखों का अध्ययन, अभिलेखों का जो अध्ययन है, यानी अभिलेखों का जो अध्ययन है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीग्राफी कहलाता है। भारत में सबसे पहले जो अभिलेख खोजे गए थे अलेक्जेंडर कैलिग्मन के द्वारा खोजा गया था, अलेक्जेंडर कैलिग्मन के द्वारा। ठीक है, फिर जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मिलते हैं उसको पढ़ने का, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की जो सफलता मिलती है, किसके द्वारा, किसे मिलती है? जेम्स प्रिंसेप को मिलती है। फिर एएसआई की स्थापना होती है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है। ठीक, फिर भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा भारत में खुदाई किया जाता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा, मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी के द्वारा करवाई जाती है। किसके द्वारा कराई जाती है? राखालदास बनर्जी के द्वारा कराई जाती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया सेबी को। किसे सम्मानित किया गया? सेबी को। किसे सम्मानित किया गया? सेबी को। किसे सम्मानित किया गया? याद रखिएगा दोस्तों, बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सेबी को। किसके द्वारा? एशियन बैंकर्स के द्वारा। किसके द्वारा? एशियन बैंकर्स के द्वारा। ठीक है, एशियन बैंकर्स के द्वारा। एशियन बैंकर्स के द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार, बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार किसे दिया गया? सेबी को दिया गया। किसे दिया गया? सेबी को दिया गया। सेबी की स्थापना कब हुई है? भारत में 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में हुई थी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। जब 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, इसके बाद 1992 में एक्ट के माध्यम से 1992 में एक्ट लाया गया और इसे अधिनियम का दर्जा दिया गया, वैधानिक दर्जा दिया गया। इसे अधिनियम बनाया गया, एक्ट लाया गया और अधिनियम बनाया गया। क्या बनाया गया? अधिनियम बनाया गया। माधवीपुरी, माधवीपुरी, ठीक है, माधवीपुरी इसकी पहली महिला अध्यक्ष है। पहली महिला कौन है? अध्यक्ष। वर्तमान में यही अध्यक्ष है, पहली महिला अध्यक्षा भी है और वर्तमान में यही अध्यक्ष है सेबी की। ठीक है, सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी, माधवी। ठीक है, याद रखिएगा। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सेबी को सम्मानित किया गया। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। एक्ट कब आया था? 1992 में आया था। एक्ट कब आया था? 1992 में आया था। और माधवीपुरी इसकी अध्यक्ष है इस समय में। भारत का सबसे, यानी एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना हुई थी 1875 में। कब हुई थी? 1875 में।